आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि टोटल टॉप 100 हैं। 100 क्वेश्चन मैंने आज लिया है। कल मैंने यही क्वेश्चंस करवाए थे 1 से लेके 50 तक। आज हम 51 से लेके पूरा 100 क्वेश्चंस तक करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज की यह तीसरी क्लास है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी जितनी मदद अपनी तरफ से कर पा रही हूँ उतना मैं आपका कर रही हूँ। मेरे साथ लगे रहिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, उसमें ही आपका बेनिफिट होगा और अपने साथ और जो टाइम है उसमें और भी पढ़ते रहिए, ठीक है। आप शालिनी डियर क्लास के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे मैंने 50 करवाए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए क्या है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है या अधिगम स्थानांतरण है। देखिए, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान यानी कि ये मैथ है, यानी कि ये फिजिक्स है। फिजिक्स और मैथ क्या सिमिलर सब्जेक्ट नहीं लगते हैं? आपसे यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सीधे तौर पे चीज़ें नहीं पूछेगा, उदाहरण के तौर पे पूछेगा। यही आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। आपने गणित सीखा, आपने मैथ सीखा, कैलकुलेशन की, इक्वेशन निकाले, बहुत तमाम चीज़ें उसमें भी रहती है, प्रूफ किया। और फिज़िक्स में भी तो यही रहता है, प्रूफ करना रहता है। समझ में आ रहे? थ्योरम रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो गणित में सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान जो और आप सीख रहे हैं वह आपके लिए क्या मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा? अगर कर रहा है तो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो रही है? पॉजिटिव वे में हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? धनात्मक स्थानांतरण। आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट देखिए। दूसरा शैखिक, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 52 है। शैखिक समस्याओं का सर्वोत्तम साधन हो सकता है। यहाँ पे शैखिक नहीं शैक्षिक होगा, ठीक है। जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए एक अच्छा उचित समाधान क्या निकाल सकते हैं आप? तो राइट आंसर है समूह परिचर्चा। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत जो है चर्चा में बैठ जाइए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत शिक्षा के किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट आंसर है C.H. जुड ने। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जुड ने दिया था। हो सकता है पूछ ले। ये सिद्धांत का क्वेश्चन आपके सिलेबस से फिलहाल नहीं है। आपकी सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कुछ ऐसे सिद्धांत के नाम भी दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। क्या पता उसमें से एक ये भी अराइज हो ही जाए, इसलिए मैंने यह प्रश्न लिया है। आगे चले, नेक्स्ट। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? अपने दिमाग के द्वारा, अपने ब्रेन के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, खुद की जो एक्टिविटी है उस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर आप चेक कर रहे हैं। यह विधि जो है, ये तरीका क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर है आत्मनिरीक्षण विधि, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस टेक्निक। क्लियर? खुद का आप जांच रहे हैं। कभी होता है ना कि खुद को जांच के देखो कितने पानी में हो आप। तो जैसे आप पेपर दे के आएंगे और आपको पता रहेगा अंदर ही अंदर, अगर आप अच्छा हुआ है तो आपके चेहरे पे खुशी फूटेगी, मस्त हुआ, ठीक है, मस्त हुआ। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा इधर हुआ है तो वो कुछ ना कुछ आपको पता रहता है कि मेरा पेपर कैसा गया है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। निर्देशन का अर्थ है, निर्देशन का क्या अर्थ है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाने में उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना, उनको सहारा देना। कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट देखिए। बच्चों में 56 है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की 56 यहाँ पर दिया गया है। फिर देखते हैं क्या है। 56 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। ये देखिए मस्त क्वेश्चन आया है। 4 अवस्थाओं की बात की गई। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि जब आपको 4 विशेष लेवल की बात की जाए, स्टेज की बात की जाए, तो एक ही नाम टिक करिएगा, वो भी जीन पियाजे का। इन्होंने ही सब कुछ ये पूरा किया हुआ है। आगे चले, नेक्स्ट।
विकास कभी न समाप्त होने वाली वह प्रक्रिया है या विचार। किसने कहा है, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं खत्म होने वाला प्रोसेस है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कोई प्रॉब्लम, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी के लेवल पर एक टीचर को सबसे निम्न में से जो ऑप्शंस रहते हैं या कोई और चीज़ें आप निम्न में से छोटा है कह सकते हैं, किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए, तो वो है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य अगर आपके अंदर है तो आप चीज, धैर्य का मतलब जैसे आप कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग नहीं पसंद आते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी में बच्चे हैं, कपड़े नहीं सही हैं, आप अच्छे घर से एकदम गए हुए हैं, सब कुछ है, और वो आपको बगल से चले गए, छू लिए, तमाम चीज़ें, कुछ भी आपको क्या गुस्सा लगी, आपने उन्हें झड़ दिया, ऐसा थोड़ी होगा। इस तरह आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको खुद ही निकाल कर फेंका जाएगा वहाँ से। इस तरह कभी मत करिएगा। आप प्राइमरी के बच्चे इस तरह रहे नहीं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 59 देखिए क्या है। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। चाइल्डहुड जब आती है, चाइल्डहुड इसकी जब स्टेज आती है, तो बच्चा जो जो भौतिक वस्तु है, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो उसके नीड्स के तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें परिवर्तन समझने लगता है। तो द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में, ये संख्या है, गिनती पहचानने लगता है ना, क्योंकि बाल्यावस्था में आ गया। एरिया पहचानने लगता है, जगह पहचानने लगता है, तमाम चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे वो अलग अलग डिफरेंस समझते हैं। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भौतिक वस्तुओं की बात की गई, और भौतिक वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको हम आँख से देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द का भंडार कितना था। 2 साल का बच्चा लगभग रहता है तो उसका वर्ड का जो कलेक्शन है कितना होता है, तो 100 शब्द लगभग से कलेक्ट हो जाते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्या है। 61 है यहाँ पे। 12 साल तक के बच्चे का मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो राइट आंसर है 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य का 1400 ग्राम होता है। ये आप जानते हैं, ये प्रश्न आता है, सिलेबस में है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के जो शरीर में देखिए 226 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक जब जन्म लेता है तो 270 हड्डियों के साथ जन्म लेता है, एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 हो जाती। कितनी अजीब बात है, जब जन्म ले रहा है तो 270 है, और बाल्यावस्था में जा रहा था तो 350 हो जा रही हैं, लेकिन जो मनुष्य है उनमें 206 ही हैं। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, क्लैरिफिकेशन के साथ चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है। बच्चे का जो विकास हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, तो सिर से पैर की होता है, सेफेलोकाइडल कहते हैं इसको। हेड से लेके पूरे लेग की तरफ बढ़ता है। इसे केन से बाहर की ओर भी अगर ऑप्शन में आता है तब भी करेक्ट है, सिर से पैर की ओर लिखेंगे तब भी करेक्ट है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी आप कह सकते हैं। एक चीज़, तीन आंसर मैंने आपको दिखा दिया, जो आपको आए। यह क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस में था। नेक्स्ट देखिए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एक ही आंसर है, सिगमंड फ्रायड। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, तूफान की अवस्था किसने कहा है। किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहा गया ना, उथल पुथल की अवस्था। इतना दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है, 1 घंटे में इतना क्वेश्चन आपके पास एकदम बमबारी कर देंगे। अगर छोटे बच्चों से आप मिल जाइए या एडोलसेंस के बच्चों से मिल जाइए। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है, किसने कहा है, इतना बढ़िया नाम किसने दिया, स्टेनले हॉल ने दिया है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चंस हमने कई बार किए उस पर वक्त नहीं जाहिर करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया। क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, लापरवाही में मत लीजिएगा। नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न कोहलबर्ग का ये प्रश्न आ जाएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 मूल इंस्टिंक्ट इन्होंने बताया है, इनका नाम है विलियम मैकडूगल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, संवेग क्या है। इमोशंस क्या है, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जो मन में एकदम तीव्र दशा रहती है उसको हम संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध है, खुशी है, डर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उल्लास है, प्रशंसा है, कुछ भी। 17 देखिए क्या है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर है कार्ल रोजर्स ने दिया है। आगे चलते हैं, सिद्धांत से जो प्रश्न है 1-2 देख लीजिएगा, करवा रही हूँ, मेरे साथ ही देख लीजिए, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। कथन पे बहुत फोकस करिएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है। मस्त क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से है, देख लीजिए। राइट आंसर क्या है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पियाजे साहब की चौथी स्टेज है, लास्ट वाली स्टेज है।
गलती मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा चीज़ें आपको क्या पूछी जा रही हैं। ठीक, आगे चले नेक्स्ट देखिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो आप एक नया रचनात्मक कार्य करते हैं वो किससे रिलेटेड है? तो वो अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चले। कंक्रीट थिंकिंग से रिलेटेड है, आप उचित सोचें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? जो ये चिंतन है वो अनिवार्य रूप से क्या है एक प्रकार से? तो वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि कोई चीज़ आपके मन में, आपको कुछ करना है नया, कोई भी चीज़, तो उसके मन में लेके आपके दिमाग में विचार चलता रहता है, ये नहीं, अच्छा ये करेंगे तो, ये लगाएंगे तो, वो लगाएंगे तो, अच्छा ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट देखिए। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। या कथन किसका है? किसी बालक में जो चिंतन की एक योग्यता है, जो सोचने की, थिंकिंग करने की जो यह एबिलिटी है, उसके सफल जीवन का मूल आधार है। क्योंकि ये सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप ध्यान रखते होंगे ना, अच्छा आज ये कंप्लीट कर लिया, इतना हो गया, अब ये करें, अच्छा कितने टाइम में कर लेंगे, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। आगे चलते हैं। मुझे मिल जाता तो मैं पूछती, आपको कोई और नाम नहीं मिला, क्रो एंड क्रो, इनकी स्पेलिंग भी CROW वाली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिलहाल मजाक की बात थी। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? चिंतन की दृष्टि से, आप थिंकिंग की नज़रिए से अगर देखना चाहेंगे तो किसी बच्चे का जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर है तार्किक चिंतन। ठीक है, रीजनिंग वाली थिंकिंग करना, थॉट्स लगाना। आगे चले नेक्स्ट। पियादे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का जो अभाव है किस उम्र तक होता है? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक बच्चे में कोई रीजनिंग की क्षमता नहीं आ जाती, उसे चीज़ें हल्की फुल्की कुछ फंसती है, लेकिन उसको पूरी रीजनिंग वगैरह से कोई संबंध उस समय नहीं रहता, उसको उसमें अभाव रहता है। आगे देखें। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? जब एक बच्चे के चिंतन में एज बढ़ रहा है, चिंतन भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ क्या चीज़ें हैं जो एक प्रबलता के रूप में आगे बढ़ेगी? तो वो है तर्क। किशोरावस्था में आएगा तो तर्क के बाणी मारेगा आपको। आप कहेंगे बेटा इमली, तो कहेगा नहीं आम है। इतना ये चीज़ें इस समय इतनी प्रबल हो जाती हैं। आगे चले नेक्स्ट देखिए। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है, एक नौनिहाल बच्चा दुनिया में प्रवेश कर जाता है, तो बालक में जो चिंतन का विकास है, थिंकिंग है, थॉट्स है, इसका डेवलपमेंट कब होता है? तो 2 वर्ष के बाद लगभग ये धीरे 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 करके शुरू हो जाता है। आगे चले, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी ग्रो होता जाएगा। 79 देखिए। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, किसी कोई बच्चा है उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कह सकते हैं, और जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है तथा उसका संवेगात्मक जो विकास है, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? जाहिर सी बात है आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर है। बौद्धिक विकास आपके मन में है, फिजिकल विकास आपका खुद का है, संवेगात्मक विकास आपका इंटरनल है। कोई दिक्कत है? इंटरनल एक्सटर्नल 2 कारक होते हैं, 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं, आपके डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। 80 देखिए। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण क्या होते हैं? उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? अभी तक जितना क्वेश्चंस करके आए हैं, जो आपको जनक वाले क्वेश्चन है वही हो सकता है कि आपके सिलेबस में 1-2 ना पूछे, अदरवाइज ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। ये 30 प्रश्न हमने कर लिए, 51 से 80 तक हम पहुंच गए। सब कुछ सिलेबस एकदम बेसिक सा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम पूरा 100 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पूरी चीज़ देखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 81। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कब होता है? जब व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है, जब एक कंप्लीट चेंज आता है, जब आप एक परमानेंट चेंज ले आते हैं बिहेवियर में। सपोज आप कोई चीज़ सीखते हैं, आपके अंदर, आप नहीं चाहते हैं कि मैं, जैसे आपके अंदर वो चेंज आता है, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है? एटीट्यूड हो गया। अजीब सी बात है ना। कभी देखिए इस बात को कि आप कोई चीज़ अचीव कर गए, ठीक है, कोई चीज़ आप अचीव कर गए अच्छी सी, सामने वाला, आप में चेंजेस आया तो आपने उस चेंजेस के थ्रू सोचा कि हम और मुझे करना है, आप थोड़ा और बिजी हो गए, थोड़ा कम समय दे पाए, अपनी पढ़ाई में आप लगे हैं, आप नहीं सोच रहे, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है? अरे हो गया, एटीट्यूड हो गया।
अजीब बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका यही अधिगम है। आप एक्सरसाइज कर लो, आप में चेंजेस आएगा। आप पढ़ाई कर लो, आप में चेंजेस आएगा। आपका विकास हो जाएगा, चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक परमानेंट परिवर्तन ले आएगी। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 83 क्वेश्चन दिया गया है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? फटाफट बताएंगे, बताइए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, इसका आंसर अभी नहीं दिख रहा है, बताइए क्या होगा। उम्मीद करती हूँ कि कोई गलत नहीं बताएगा, बहुत प्रश्नों में आता है। तो राइट आंसर एक ही है, बेस्ट है, वो भी क्या है? लुईस ब्रेल। आगे बढ़े, नेक्स्ट। लुईस ब्रेल के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी जो ब्रेल है ना, वो 6 डॉट पे डिपेंड है। इन्हीं 6 डॉट पे वो सब पहले सिखा, पहले क्या थे, यही 12 थे। ठीक है, ये ऐसे थे, 12 थे, 3 3 6 3 9 3 12, ये पूरे 12 ऐसे थे। इसमें ये ए बनवाते थे ऐसे फंसा फंसा के वगैरह वगैरह तरीके से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 कर दिए गए हैं। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, डॉट से क्वेश्चंस हो सकता है पूछते, नहीं भी पूछता है तो पता आपको होना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस स्टेज में होता है? शर्म और गर्व, ये जो एक भावना है, जो एक फीलिंग है, इसका डेवलपमेंट कब होता है? तो आप राइट आंसर कह सकते हैं चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड में बच्चा जब आ जाता है ना, तो उसको शर्म भी आने लगती है, और कोई अच्छा काम करता है तो उसे खुद भी गर्व महसूस होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। गर्व का काम वहाँ पे जैसे छोटे स्कूल में गया और उसके लिए क्लैपिंग वगैरह बजी, तमाम काम होते हैं, ठीक है, उसे प्राइज़ वाइज मिला, ये सब। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रेम, क्रोध, भय, जिज्ञासा, बहुत सारे बताए हैं। फिलहाल अभी जिज्ञासा का पूछ लिया तो बता देती हूँ। जिज्ञासा का संबंध जो है वो आश्चर्य से है। आगे देखिए, अंधों की, यहाँ पे 86 है। अंधों के लिए लुईस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है? तो वो है ब्रेल लिपि। ये पूछे या वो पूछे, दोनों एक ही है। नेक्स्ट देखिए, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? नर्सरी का जो ये सिस्टम चल गया है प्राइमरी स्कूल, सॉरी प्राइवेट स्कूलों में, देखिए तो ये मारिया मॉन्टेसरी का शुरू किया गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, एलकेजी और यूकेजी, एलकेजी जो चल गई है, यूकेजी जो चल गई है, ये भी फ्रोवेल साहब ने शुरू की है। प्ले ग्रुप जाइए तो मारिया मॉन्टेसरी ने शुरू किया। बच्चा कौन सी क्लास में? प्ले ग्रुप में, फिर एलकेजी में जाएगा, फिर यूकेजी में जाएगा, फिर फर्स्ट में जाएगा। कभी कभी तो भूलना भी हो जाता है कौन सी केजी में बैठा है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? ये पूछ लेता है, इनका घर का पता नहीं क्यों पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक के थे। किसका सपोर्ट करते थे? क्रिएटिविटी का, और संज्ञानात्मक चीज़ें वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? एक ही आंसर, बेस्ट है, उचित है, सस्ता है, टिकाऊ है, क्या है? थस्टन साहब ने दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थस्टन साहब ने दिया है। और इनके अनुसार 7 प्रकार की बुद्धियाँ हैं। कितनी? 7। अभी आपके काम की नहीं, वरना मैं 7 बता देती, फिलहाल मुझे तो याद ही है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। पूरा नाम बताती चल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ भी रिवाइज हो जाएगा तो आपकी हेल्पफुल हो जाएगी हर तरीके से। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? R.B. कैटल ने दिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का प्रतिदर्श और नमूने या सैंपल या मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है थॉमसन ने दिया है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, 95 क्या है देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती, हर एक लेसन को वो बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण के बेस से पूछ रहा है कि 2 लड़कियां हैं, एक सीमा और एक लीना। सीमा कोई चैप्टर को बहुत जल्दी सीख लेती है और लीना उस जगह उसमें ज़्यादा समय लेती है। तो ये डेवलपमेंट क्या सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो वैकल्पिक सिद्धांत, इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल पावर है, उसकी एबिलिटी है, उसकी स्किलनेस है, वो सीख लेती है, और उसी में ज़्यादा समय लगता है लीना को। वो बच्चों की अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इंडिविजुअल चीज़ें हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारण विकास को आकार देते हैं। सभी वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर, डेवलपमेंट को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त बात पूछी गई? तो वो है शारीरिक गठन। यहाँ पे होगा शारीरिक गठन। देखिए,
इन्वायरमेंट में शारीरिक गठन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इनके अतिरिक्त आपकी अहम भूमिका आपका दिमाग काम करेगा। आपके जो इंटरनल चीज़ें हैं वो दिमाग में वो मतलब वो काम करेगी, वो रोल प्ले करेगी, लेकिन आपके गठन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त की बात की गई है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह। वो लैंगिक पूर्वाग्रह से सभी को बचाती है, कोई विभेद नहीं करती है। समझ में आ रही है बात कि ये नहीं, ये किताब इनको पढ़नी चाहिए, लड़कियों को, ये लड़कों को पढ़नी चाहिए, टीचर को लड़कियों को ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को ध्यान दे, अगर फीमेल टीचर आए तो मेल को पढ़ाए, और मेल आए तो फीमेल को पढ़ाए, ये सब कोई बात है? ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से बचाती है किताब। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। पियाज वैसे काफ़ी नया क्वेश्चन था, आप जब टेट में देंगे, टेट की तैयारी करेंगे ना, तो इतना मिलेगा, इतना भर भर के मिलेगा ना, कुछ कहने को नहीं। नेक्स्ट देखिए फिलहाल। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये मस्त क्वेश्चन, दमदार, सॉलिड बोले तो मस्त क्वेश्चन। देखिए, वस्तु स्थायित्व का मतलब है थिंग्स के साथ स्टेबिलिटी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, कौन सी स्टेज, जो उन्होंने 4 स्टेज परोसी है आपके सामने, उस चारों स्टेज में कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायी चीज़ों के साथ स्टेबिलिटी को समझने लगता है? यही मैंने आपसे कई बार कहा था कि अभी पियाजे साहब ने तो आपके सामने ये 4 ही प्रेजेंट किया है, लेकिन आप जब टेट सुपर टेट की तैयारी करोगे ना, इन 4 की एक की कैरेक्टरिस्टिक में 10-10 कैरेक्टरिस्टिक दे दी है, और इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कभी कभी लगता है नहीं, ये वाली नहीं स्टेज उस वाले में होगा। तो वस्तु थाइस की जो बात की गई है, इस थिंग्स के साथ जो स्टेबिलिटी की बात की गई है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक चरण। समझ में आया क्या बात कही जा रही है? पियाजे साहब ने जो अभी आप बस रूल याद कर ले रहे हैं, वो कैसे आपको आगे चल के बड़ा एक, जब आप पढ़ाई करेंगे तो यही बाल विकास आपको थोड़ा और बड़ा मिलेगा, इतना छोटा नहीं मिलेगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिया हुआ है। 99। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें न्यूटन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। यहाँ पे क्या बात कही है? वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, नई चीज़ की, नूतन की बात क्या की गई? नया। नया का मतलब क्या? क्रिएटिव। वास्तविक यानी कि रियलिटी, तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण, नई बात यहाँ पे मिली है, कोई ना कोई हिंट मिल जाता है हर एक क्वेश्चन में, तो ये राइट आंसर रचनात्मकता होगा, क्रिएटिविटी होगी। नेक्स्ट देखिए। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम अनुवांशिकता कहते हैं। एक ही शब्द में इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत बुद्धि, सामान्य बुद्धि जी और बुद्धि सामान्य विशिष्ट बुद्धि एस में उपस्थित का समर्थन करता है? तो स्पेयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। स्पेयरमैन ने द्विखंड, त्रिखंड तीनों का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे अच्छा, वो जो जी और यस है ना, उसके फैक्टर से भी प्रश्न हो सकता है, पूछ ले। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित होती है किसमें? कोई प्रतिबिंब है, मॉडल है, अवधारणा है, फैक्ट्स है, प्रतीक है, सिंबल है, संकेत, डायरेक्शन है, लैंग्वेज है, शारीरिक क्रिया है, मेंटल एक्टिविटी, ये सब विचारात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या क्या कहलाता है? तो परिवेश का प्रभाव। अगर जैसे होता है ना कि आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, तो आपको ये होता है कि आपके जब यंग वंस होंगे, जो भी होगा, तो वो अच्छे माहौल में रहेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी की गई है, ये बात की बात है। ये थोड़ा एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बाल विकास ऐसे प्रश्न को देता है। नेक्स्ट देखिए। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है? समूह की बात की गई, समूह से प्रश्न आए, चर्चा से प्रश्न आए, ग्रुप से प्रश्न आए, तो यहाँ पे एक ही आंसर है, वो है समाज मीति विधि। ठीक है, समाज से रिलेटेड जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट देखिए। सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्मीयता का स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, खुद को आप बता रहे हैं, खुद को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित है।
ये प्रेरणा से क्या है, तो मैक्ट्यूगल का नाम आया है इसलिए क्योंकि इन्होंने 14 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूडेड की गई हैं जो आपको प्रेरकी लगेगी, ठीक है। और अर्जित प्रेरक, ये भी एक बात कही गई है। जन्मजात प्रेरक, वो भी एक बात कही गई है। ये सारी चीज़ें काफ़ी रिलेटेड हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, तो कार्यात्मकवाद ने किया है। कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे काफ़ी टफ हैं, जो क्वेश्चंस आपको आपके लेवल के लगे उनको आप कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस 1 2 3 मैक्सिमम 5 मिले होंगे अभी तक अगर, तो वो आपको अलग लग रहे हैं तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है। हो सकता है ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है, बेसिक था इसलिए मैंने ले लिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण, अब बुद्धि परीक्षण आपके गेम है ही है, और मनोवैज्ञानिक उपविषय जो सब सब्जेक्ट होते हैं उनको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, तो कार्यात्मकवाद ने किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हर एक एक्टिविटी को डाल के आपका विकास करना चाहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अंतदर्शन पद्धति मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से रिलेटेड है, जिसमें आपके इंटरनल सारी चीज़ें लग जाएं, आप अपनी तरफ से लगाएं, अपना जितना प्रयास होकर कर सकें, तो ये भी कार्यात्मकवाद में आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके समझ में फिलहाल ना आए अभी, कोई बात नहीं, था सेट में था इसलिए मैंने पूरा सेट आपको दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं, आप सभी को पता है, फ्रोबेल साहब हैं, राइट आंसर इसका है, ये आपके सिलेबस से है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतः क्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है, क्या है, इसको हम समूह गत्यात्मकता कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, साक्षात्कार का संबंध किससे है, व्यक्ति का व्यक्ति से, पर्सन का पर्सन से, क्योंकि 2 लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं। आगे चलें, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित है, इवान पावलो, ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलो के बेस पर इन्होंने बिहेवियर्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में बातें कही हैं। नेक्स्ट देखिए, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। जो लोग सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है किसको चीज़ों को याद रखें और किसको वो भुला दे। ये कथन किसने कहा, तो ये बात हमारे क्रो एंड क्रो साहब ने कही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय से है, जो ये पूर्ण से अंश की, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है, तो ये राइट आंसर है गेस्टाल्टवाद। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान में महत्व है निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और बहिर्दर्शन का, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बढ़िया बात पूछी गई है आपसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने किया है। नेक्स्ट, खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, खेल के द्वारा, गीत के द्वारा, उपहार के द्वारा, किंडरगार्टन पद्धति में। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट देखिए, प्रयोजन विधि किस संप्रदाय से है, तो प्रेरकी संप्रदाय से है। 120 देखिए क्या है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करते उसे क्या कहते हैं, तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, या आप धनात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ आप सीखें, साइकिल सीखें, तो आपको बाइक चलाना तो आसान हो जाएगा, आराम से चला लेंगे, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए, अध्यापक टीचर के रूप में शिक्षण संबंधी जो वर्क हैं उनको किस रूप में सोचना चाहिए, तो बालक में वृद्धि और विकास के स्वरूप। ऐसा आप करिए कि बच्चे का हर तरीके से सिर्फ कंप्लीट से कंप्लीट होल डेवलपमेंट हो सके, आपको यह चीज़ को सोचकर शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह कथन किसका है, तो क्रो एंड क्रो साहब ने यह परिभाषा या कथन दी है। नेक्स्ट देखिए, आत्मनिष्ठ पद्धति क्या है, आत्मनिष्ठ पद्धति एक अंतर्दर्शन विधि जिसमें आपको आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ये पद्धति के बारे में बताया गया था ना, हरमन रोसा का चैप्टर था, वहाँ पे ये चीज़ें थी, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है, आपके सिलेबस का है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, आपके जो अपने छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा ही उपदेश मत दो, यह कथन किसका है, तो जेम्स ने। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी कि आप बहुत ज़्यादा दिन भर उनको ज्ञान देते रहो तो वो दिन चुभने लगता है, आप उनको थोड़ा फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, तो वो खुद ही सीखने लगते हैं, फिर वो आपसे खुद ही उस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे, तब आप उनको चीज़ों को समझाओ, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट, अधिगम की प्रभावशाली विधि क्या है, तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अवलोकन करके सीखना, एनालिसिस करके सीखना, व्याख्यान के द्वारा सीखना, वाद विवाद के द्वारा सीखना, बहुत अच्छी विधियाँ हैं,
आप इस तरह इसमें कई सारी विधियां लिख सकते हैं अपने तौर पर। नेक्स्ट देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सबसे पहले प्रेजेंट दी थी तो मनोविश्लेषणवाद ने दी थी, क्योंकि उन्होंने इस पर शोध किया था। नेक्स्ट देखिए, कार्यात्मक संप्रदाय संबंधित है कौन है तो विलियम जेम्स है। इन्होंने एक्टिविटी करके चीज़ों को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया है या प्रूफ किया है, ये कह सकते हैं। कार्यवादी संप्रदाय से कौन रिलेटेड है तो ईएल थॉर्नडाइक है। इन्होंने प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला काम बहुत ज़्यादा बताया, क्योंकि अभ्यास की जो बात थी इन्होंने ही कही थी। नेक्स्ट देखिए, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु, ये जो सूत्र है उसी के बेस पे है, ये आप खुद लगाएंगे। राइट आंसर 12 दिया है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, सूत्र के बेस पे लगेगा ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है चीज़ें। छात्र में छात्र की प्रयोगात्मकता दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है तो अवलोकन है, टेस्ट लेना, जांचना, ठीक है। प्रयोगात्मक दक्षता की जो स्किल की बात की गई है, स्किल के आकलन के लिए क्या चीज़ें हैं तो अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई चीज़, आपको टास्क मिला है, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो ये चीज़ जानना भी तो ज़रूरी है कि बस आपको दे दिया गया, आप उसमें लगे हैं और आया नहीं आया, ये पता भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 31 है 131, कक्षा नायक द्वारा देखिए, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो क्या होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। देखिए, ये जो आपका टेस्ट एक होता है ना, एसेसिटिव और फॉर्मेटिव, FA और SA, ये CBSE बोर्ड में फ़िलहाल होता है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम CBSE बोर्ड के पैटर्न से हो रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक मूल्यांकन करना, टेस्ट करवाना, एग्ज़ाम लेना, उसके बेस पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन 31 वाला आप छोड़ दिएगा, आपके सिलेबस से फिलहाल अभी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं तो टॉलमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है उसे क्या कहते हैं, कोई एक विधि बताइए, ऐसी कौन सी विधि है, प्रोसेस है, तरीका है जिसके थ्रू आपको निदान करना किसी चीज़ का, तो ये कहता है केस स्टडी। आपको जैसे होता है ना कि कोई चीज़ का सल्यूशन निकालना है या कोई बात आपको अचानक पता चल रही तो आप कैसे, तो उसका आप हिस्ट्री देखेंगे, कैसे कैसे उसके घर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या काम था, तो उससे आप इस चीज़ का निवारण कर लेंगे। तो आपको पहले केस स्टडी करनी होगी उस टॉपिक के या उस बंदे के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने दिए हैं, ये क्वेश्चन गलत है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, इद ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी तो फ्रायड साहब की बात आप जानते हैं। इद ईगो सुपर ईगो, ये जो अवधारणा के जन्मदाता है वो फ्रायड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कोई गलती नहीं करेगा। विस्मृति का दमन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है, फ्रायड साहब ने। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में, आत्मनिष्ठा का जो दोष पाया जाता है वो निरीक्षण विधि में पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे दिक्कतें हैं। नेक्स्ट देखिए, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान होती है, जब सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है और कॉन्टिन्यूअस एक समान में एक लीनियर वे में आप सीख रहे हैं तो कौन सा वक्र प्रकट होगा तो सरल रेखा होगा, क्योंकि आप लीनियर एक समान की बात की गई तो लीनियर वे में ये चीज़ चलेगी। आगे चले, वक्र से प्रश्न आता है, पठार से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। बाल अपराधियों के उपचार क्या हैं, जो बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं उनके लिए उपचार क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि, समाज समिति विधि और वैधानिक विधि। तो ये आप विधि के तौर पर लिख सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको ये बता दूं कि अगर उनसे गलती हो जाती है, ठीक है, अनजाने में गलती हो जाती है किसी कारणवश, तो बार बार आप उनको चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, आप इसको बार बार बोलेंगे ना, आप उनको बताएंगे तुम गंदे हो, तुम गंदे, तुमने ये काम किया है, तुम ये है ये, तो बार बार वो चीज़ को और बागी बनाएगी। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बार बार आप उसको रिपीट मत करिए, उनको समझाइए, उनको वास्तविकता दिखाइए, ठीक है। आप इस तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं, ये भी बढ़िया बात है। वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसा कोई असमान बात होती है, एक नॉर्मल बात नहीं होती है, जिसके कारण वो समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। कक्षा में हमेशा देर आना, हमेशा लेट एंट्री मारना, स्कूल से भाग जाना, बाउंड्री छोटी रहे तो गप से कूद जाओ, बंक करने वाले बच्चे भी बहुत होते हैं इसमें। कक्षा में अधिक बातें करना, दिन भर चप 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 बातें करते रहना, पीछे बैठ के मरमरिंग करना। अधिक क्रियाशीलता वाले जो बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होना, कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव होना, ये भी बहुत दिक्कत की बात होती है। फिर यहाँ पे गृह कार्य करके ना ले आना, होमवर्क करके कभी मत आना, कक्षा में पढ़ाई में, क्लास में पढ़ाई हो रही है लेकिन आपका ध्यान खिड़की के बाहर लगा हुआ है, तो ये सारे कैटेगरी के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम और वृद्धि। अधिगम क्या है, जो स्टेज है वो अधिगम और वृद्धि है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए,
विकास में वृद्धि के से तात्पर्य क्या है? डेवलपमेंट में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो आकार में, सोच में, समझ में, कौशल में वृद्धि होगी। सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कंप्लीट तरीके से होगा, ठीक है। आपकी सोच का दायरा, आप कोई चीज़ देख रहे हैं उसके समझने का जो कौशल है, उन सब में भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे है? मैच्योरिटी का संबंध किससे? डेवलपमेंट से है। बहुत सिंपल सी बातें हैं एकदम, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस की स्टेज। बालक का विकास परिणाम है, बालक का जो विकास हो रहा है इसका परिणाम किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का फैक्टर है। आगे देखिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु दी है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये भी आप निकालेंगे, सूत्र के बेस पे है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये भी आपके सिलेबस से है, ठीक है, सिलेबस में दिया है। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, स्पष्ट लेखन भी होना चाहिए और अच्छी लिखावट भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह स्टेज है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसमें वो तार्किक चिंतन करता है, वस्तुओं के बारे में सोचता है, रीजनिंग करता है, तर्क लगाता है, दिमाग बढ़ाता है अपना। नेक्स्ट देखिए, ये 7 से 11 वर्ष तक में होती है, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। 149 है, देखिए क्या है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट को ज़्यादा सराहनीय कहा जाता है, जब विद्यालय और कक्षा में, ठीक है, स्कूल और क्लास में। नेक्स्ट देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो राइट आंसर बेस्ट है, वो है जीन पियाजे। अपनी समझ का सृजन, सृजन की बात यहाँ पे आई तो सृजनात्मक टॉपिक बना, रचनात्मकता बन गया, क्रिएटिविटी बन गई, तो नाम किसका आएगा? सिर्फ जीन पियाजे का आएगा। जीन पियाजे साहब ने यह काम किया। आगे चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट किया। ये मान के चलिए कि आपके अगर 5 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर होंगे जो आपसे अभी रिलेटेड नहीं है, लेकिन और सारे तो रिलेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जितना कवर हो पाया उतनी कोशिश की है कि मैं आपका जल्द से जल्द कवर करवाऊँ। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।